जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सो बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो है टॉपिक मेंशन है जो सिलेबस में, इसके रिलेटेड एक लेक्चर आना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम 73rd और 74th अमेंडमेंट को रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट जो है उसमें जाना, लास्ट में लिखा हुआ है पंचायत म्यूनसिपैलिटी, उसके 2 या 3 लेक्चर्स हैं, वो लेक्चर जरूर देख लेना। इसका कोई भी क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा, क्योंकि आज के लेक्चर में एमसीक्यूज के थ्रू रिवाइज तो करवाऊंगा, बट ये पूरा रिवाइज करवाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इस लेक्चर में। तो आज हम कुछ तो रिवाइज करेंगे, बट उसके साथ मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि वो 2-3 वीडियोस जो हैं पंचायत प्लस म्यूनसिपैलिटीज की, बेसिकली वही 73rd और 74th अमेंडमेंट है। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा कि कैसे पंचायत और म्यूनसिपैलिटी ही 73rd 74th अमेंडमेंट है। तो इसके बाद वो वीडियो भी जरूर देख लेना, उसके साथ आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इंडियन पॉलिटी की जो वीडियोज हैं वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली बात है क्या, अमेंडमेंट क्या होता है। देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया भारत का, ठीक है, भारत का संविधान आ गया, आपको पता है कब आया, 1950 में। अब उसके बाद उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, हमें उसमें कोई नई चीज़ें ऐड करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें उसमें से रिमूव करनी पड़ती है। तो जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हैं उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब ये नंबर है, 73rd अमेंडमेंट हुई, 74th अमेंडमेंट हुई। देखो, 73rd अमेंडमेंट के तहत हमने पंचायत को लाया, किसको लाया, पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कराया। पंचायत तो पहले भी एग्जिस्ट करती थी, बट उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं था, इसलिए उसको इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं लेते थे सारे कि पंचायत को अपनी स्टेट में इन्फोर्स करना है। बट जब हमने अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया, उसके बाद हर स्टेट के लिए मैंडेटरी हो गया कि आपकी स्टेट में पंचायत होनी चाहिए। तो 73rd अमेंडमेंट से पंचायत आई, और 74th अमेंडमेंट से हमारी क्या आई, म्यूनसिपैलिटीज। क्या आई, म्यूनसिपैलिटीज। अब बेसिकली ये जो आपकी पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज है, ये किसका पार्ट है, लोकल गवर्नमेंट का। किसका पार्ट है, लोकल गवर्नमेंट का। देखो, 3 टियर स्ट्रक्चर होता है। सबसे ऊपर आ गई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके नीचे आ जाती हैं हमारी डिफरेंट स्टेट और यूटी गवर्नमेंट्स। क्या आ जाती हैं, स्टेट और यूटी गवर्नमेंट। उसके साथ महात्मा गांधी जी का विजन था कि एक गवर्नमेंट होनी चाहिए लोकल लेवल पे, ठीक है, विलेज लेवल पे होनी चाहिए, म्यूनसिपैलिटीज लेवल पे होनी चाहिए। इसके लिए तीसरी जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए लोकल गवर्नमेंट। वही लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट जो है वो किसकी फॉर्म में हमने इंट्रोड्यूस करवाया, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी। तो विलेज एरिया में वी हैव पंचायत, और म्यूनसिपल एरियाज में वी हैव म्यूनसिपैलिटी, अर्बन एरियाज में। ठीक है, तो यह आया 73rd अमेंडमेंट से, यह आया 74th अमेंडमेंट से। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि बेसिकली 73rd और 74th अमेंडमेंट का मतलब क्या है। ये अमेंडमेंट आई थी 1992 में, ये चीज़ याद रखना। कब आई थी, 1992 में आई थी 73rd और 74th अमेंडमेंट। किसकी गवर्नमेंट थी, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम ऑफ इंडिया। ये चीज़ भी कई बार एग्जाम में पूछा जाती है। इससे पहले भी राजीव गांधी जी ने अपने टाइम पे कोशिश करी थी, 1965 का जो उनका टेनवर था, उसके बाद उन्होंने कोशिश करी थी ये लाने की, बट वो फेल हो चुके थे, क्योंकि लोकसभा से तो उन्होंने ये बिल पास करवा दिया, बट राज्यसभा से पास नहीं हुआ। बट जब नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट आई, उस टाइम पे ये जो बिल है ये पास हुआ, उसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिला, उसके बाद ये क्या बना, एक्ट बना। 73rd अमेंडमेंट एक्ट से पंचायत और 74th अमेंडमेंट एक्ट से म्यूनसिपैलिटीज आई। आपको बैकग्राउंड आई होप समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे सारा रिवाइज कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिनको पीआरआईज बोलते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, वो एग्जिस्टेंस में आए कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, ये तो ऑलरेडी वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 42nd एंड 43rd अमेंडमेंट, 86 87 अमेंडमेंट, 63 64 अमेंडमेंट या 73 74 अमेंडमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पहले खुद भी ट्राई करोगे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, 73rd एंड 74 अमेंडमेंट। देखो, 73rd अमेंडमेंट के थ्रू क्या आई, पंचायत। जब पंचायत आई तो कुछ नए आर्टिकल्स आए होंगे। तो कौन से आर्टिकल्स में पंचायत के बारे में लिखा गया, आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ। ठीक है, ऐसे चलता है, 243, 243 ए, 243 बी, सी, डी, ई और कहां तक, 243 ओ तक। ये सारे आर्टिकल किसके साथ डील करते हैं, पंचायत के साथ डील करते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको। अब इसके लिए एक नया पार्ट, ये आर्टिकल कौन से पार्ट में है, पार्ट 9th है। तो ये नया पार्ट हमें ऐड करना पड़ेगा, सॉरी पार्ट 9th। ठीक है, पार्ट 9th में आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ, ये किसके साथ डील करते हैं, पंचायत के साथ डील करते हैं। इसके साथ हमें एक शेड्यूल भी ऐड करना पड़ा। कौन सा शेड्यूल ऐड किया हमने, 11 शेड्यूल। उस 11 शेड्यूल में क्या लिखा गया है, उस 11 शेड्यूल में पंचायत के फंक्शंस लिखे गए। टोटल कितने पंचायत फंक्शंस परफॉर्म करती है, कौन से शेड्यूल में लिखा गया है, 11 शेड्यूल में। और टोटल कितने पंचायत फंक्शन परफॉर्म करती है, 29 फंक्शन जो है पंचायत को एलोकेट किए गए। कौन सा आर्टिकल डील करता है फंक्शन ऑफ पंचायत के साथ, कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 243 जी, कौन सा, 243 जी। देखो ना, मैंने अभी आपको ये चीज बताया कि 73rd अमेंडमेंट से हमने पंचायत लाई। पंचायत लाई है तो किसी पार्ट में लाई होंगी, तो हमने एक पार्ट इंसर्ट किया, पार्ट 9। पार्ट 9 में कौन से आर्टिकल है, 243 से लेकर 243 ओ के बीच में। फंक्शन के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है, 243 जी। फंक्शंस कहाँ पे डिफाइन है, शेड्यूल 11 में, जो हमने ऐड करा। शेड्यूल 11 भी न्यू शेड्यूल ऐड किया, उसमें कितने फंक्शंस पंचायत के साथ एसोसिएटेड है, 29 फंक्शन। ठीक है, ये अमेंडमेंट कब आई थी, 1992 में।
और ये फोर्स में कब आया था? 24 अप्रैल, याद रखो 24 अप्रैल 1993 में ये फोर्स में आया था। इसलिए 24 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं नेशनल पंचायती दिवस। ठीक है, नेशनल पंचायती दिवस 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 में ये फोर्स में आया था। एक्ट जो 1992 में बन गया था, बट फोर्स में आते आते टाइम लगता है, तो 24 अप्रैल 1993 में आया था, इसलिए 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। देखो एक और आपने इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, बेसिकली इसको क्यों लाया गया, उसका एक रीज़न था कि हमारी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसमें डीपीएसपी जो 40 आर्टिकल है, डीपीएसपी में आर्टिकल 40 जो है वो ये बोलता है कि स्टेट को विलेज पंचायत बनानी चाहिए, विलेज को कुछ ऑटोनॉमी देनी चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए, इस डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए ही 73rd और 74th अमेंडमेंट लाई गई थी। ठीक है, आई होप आपको 73rd अमेंडमेंट समझ आ गई होगी। 74th अमेंडमेंट के थ्रू क्या आई? म्यूनसिपैलिटीज। क्या आई? म्यूनसिपैलिटीज। हमने क्या किया? हमने जैसे इसके केस में पार्ट 9 ऐड किया ना, तो म्यूनसिपैलिटीज के केस में हमने कौन सा पार्ट ऐड करा है? पार्ट 9th ए। कौन सा पार्ट ऐड करा है? पार्ट 9th ए कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इसमें आर्टिकल कौन से हैं? यहाँ तक हो गया आर्टिकल्स ओ तक, 243 से लेकर 240 तक, ओ तक। अब ये ओ के बाद स्टार्ट होंगे। ओ के बाद क्या आता है? MNO P। ओ के बाद क्या आता है? P। तो 243 P से स्टार्ट होते हैं और 243 Z तक जाएंगे, फिर A से वापस स्टार्ट होंगे, ABCD, और कहाँ तक जाएंगे? G तक। तो बेसिकली जो आर्टिकल्स जो हैं म्यूनसिपैलिटीज में वो कौन से हैं? 243 P से लेकर 243 ZG तक। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो वहाँ पर जैसे 11 शेड्यूल ऐड किया, यहाँ पर 12th शेड्यूल। यहाँ पर किसके फंक्शन बताए गए हैं? म्यूनसिपैलिटीज के फंक्शन बताएंगे। म्यूनसिपैलिटीज के कितने फंक्शन है? 18 फंक्शन है। कौन सा आर्टिकल डील करता है म्यूनसिपैलिटी के फंक्शन के साथ? तो 243W। ठीक है, ये आपने याद रखें। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल फंक्शन के साथ डील करता था? 243G, और यहाँ पर W। तो आप GW से याद कर सकते हो, गुड वर्क, अच्छा काम। ठीक है, गुड वर्क से याद कर लो। यहाँ पर फंक्शन के साथ G डील कर रहा है और यहाँ पर W। 243G फंक्शंस ऑफ पंचायत और 243W फंक्शंस ऑफ म्यूनसिपैलिटी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। एक हमें आइडिया बन गया। आप देखो क्वेश्चन इजीली निकलते जाएंगे। द 3 टायर सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट नॉट इंक्लूड। देखो लोकल गवर्नमेंट का जो 3 टायर स्ट्रक्चर है उसमें 3 टायर्स हैं, उसमें इनमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? कौन सा नहीं है हमें बताना है। पंचायत समिति, विलेज कमेटी, ग्राम पंचायत या जिला परिषद। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो। जो 3 टायर स्ट्रक्चर है ना लोकल गवर्नमेंट का, जो हम अगर बात करें पंचायत का, उसमें विलेज कमेटी कुछ नहीं होता। उसमें क्या होता है? उसमें सबसे नीचे होती है हमारी ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत होती है विलेज लेवल में। तो ग्राम पंचायत कहाँ पर होती है? विलेज लेवल में। उसके ऊपर हमारी आ जाती है पंचायत समिति। ये कौन से लेवल पे होती है? ब्लॉक लेवल में। पंचायत समिति कौन से लेवल पे होती है? ब्लॉक लेवल में। और सबसे ऊपर आ जाती है जिला परिषद। जिला परिषद कौन से लेवल पे होती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, तो विलेज लेवल में क्या होती है? ग्राम पंचायत। ये किसकी बात करूं मैं? पंचायत की। तो विलेज लेवल में ग्राम पंचायत होती है, उसके बाद ब्लॉक लेवल में पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या होती है हमारे पास? जिला परिषद। ठीक है, अब किसने बोला ये था? ध्यान सुनो, किसने बोला था कि 3 तरह की 3 टीयर स्ट्रक्चर होने चाहिए? तो बेसिकली क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम याद रखना आपने। कौन सी कमेटी थी? बलवंत राय मेहता कमेटी। कौन सी कमेटी थी? बलवंत राय मेहता कमेटी। कब बनाई गई थी? 1957 के अराउंड। इस कमेटी ने रिकमेंड करा था कि 3 टायर स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब 3 टायर होने चाहिए। एक तो विलेज लेवल पे होनी चाहिए जिसको हम बोलेंगे क्या? ग्राम पंचायत। एक ब्लॉक लेवल में होनी चाहिए जिसे बोलेंगे पंचायत समिति। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में होनी चाहिए जिसको बोलेंगे हम जिला परिषद। तो किसने बोला था? ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने। ये चीज आपने याद रखनी है। जिसमें इसने एक और चीज बोली थी कि मेन एग्जीक्यूशन का काम कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी होगी? पंचायत समिति। और जो जिला परिषद है वो एडवाइजरी काम करेगी, एडवाइज करेगी, एडवाइजरी और सुपरविजन का काम करेगी। एग्जीक्यूटिव फंक्शन किसके होंगे? पंचायत। एग्जीक्यूटिव होता है जो काम करवाते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव होता है जो काम करवाते हैं। और जो हमारे जिला परिषद, उसका काम था सुपरविजन करना और एडवाइस देना। ठीक है, सुपरविजन और एडवाइस का काम किसका था? जिला परिषद का। ये किसने कहा था? बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता ने 3 टायर बोलते। इसके बाद अशोक मेहता कमेटी आएगी, उसमें हम देखेंगे उसने 2 टीयर बोले थे। उसने बोलता 3 टीयर नहीं होने चाहिए, 2 टीयर होने चाहिए। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1957 पीरियड देख लो। एक होगा ग्राम पंचायत विलेज लेवल में, एक होगा पंचायत समिति ब्लॉक लेवल में, वही एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट पे लेवल पे होगी जो एडवाइजरी और सुपरविजन का काम करेगी। ठीक है, और इसने ये भी कहा था कि जिला परिषद का चेयरमैन कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो चेयरमैन ऑफ जिला परिषद विल बी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये चीज भी आपने क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है, अब देखो जैसे सर आपने बताया कि पंचायत में 3 टीयर हैं। ठीक है, कौन से 3 टीयर हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। क्या म्यूनसिपैलिटीज में इसी तरह 3 टीयर हैं? तो बिल्कुल, म्यूनसिपैलिटीज में भी 3 टीयर थे। ठीक है, 74th अमेंडमेंट से जो म्यूनसिपैलिटी ऐड हुई उसमें भी 3 टीयर बोले गए। सबसे नीचे कौन सा टीयर है? सबसे नीचे है उस केस में नगर पंचायत। सबसे नीचे क्या आ जाता है? नगर पंचायत। क्या आ जाता है? नगर पंचायत। नगर पंचायत से ऊपर क्या आता है? म्यूनसिपल काउंसिल। ठीक है, म्यूनसिपल काउंसिल। म्यूनसिपल काउंसिल के ऊपर क्या आ जाएगा? म्यूनसिपल
कॉरपोरेशन जो बड़ी बड़ी सिटीज़ में होते हैं वो क्या होते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अगर आप सिटीज़ में रहते हो तो देखो आपके वहाँ पर क्या है, आप कहाँ पर लाई करते हो। देखो ये भी देखो, अगर आप विलेज एरिया में रहते हो तो आप देखो आप पंचायत समिति में आते हो, ग्राम पंचायत में आते हो, जिला परिषद में आते हो। और अगर आप म्यूनसिपलिटी में रहते हो देखो आप नगर पंचायत हो, म्यूनसिपल काउंसिल का पार्ट हो या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, ठीक है। इसी म्यूनसिपल काउंसिल को आप अगर अपने एरिया में मे बी आपको नगर पालिका बोलते होंगे, क्या बोलते होंगे, नगर पालिका। तो म्यूनसिपल काउंसिल को ही नगर पालिका बोलते हैं। और जो हमारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती है ना, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नगर निगम। क्या बोलते हैं, नगर निगम। ये चीज़ याद रखना। तो जैसे पंचायत में 3 टायर है, इसी तरह से म्यूनसिपलिटी में भी 3 टायर है। नगर पंचायत बेसिकली ये ट्रांजिशन एरिया होता है अर्बन और रूरल एरियाज के बीच में। म्यूनसिपल काउंसिल जो होते हैं वो स्मॉल अर्बन एरियाज होते हैं, और जो बड़े अर्बन एरियाज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव द पंचायती राज सिस्टम। इंडिया में वो कौन सी पहली स्टेट थी जिसने पंचायती राज सिस्टम लाया था, ठीक है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल या उत्तर प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान पहली स्टेट थी इंडिया की जिसने पंचायती राज सिस्टम लाया था। कब यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है। कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, नगौर में। नगौर डिस्ट्रिक्ट का नाम है, नगौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर, राजस्थान में, ठीक है। नगौर NAGAUR, ठीक है, नगौर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था गांधी जयंती पे। अब आप बोलोगे सर ये क्या हमें बेवकूफ़ बना रहे हो आप, उधर से आप बोल रहे हो अमेंडमेंट 1992 में हुई, पंचायती राज आया 1992 में, उधर से आप बोल रहे हो कि पहली पंचायत जो है वो राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम आया था, राजस्थान के नगौर में। ये दो चीज़ें कैसे हो सकती हैं, आपकी अमेंडमेंट तो 1992 में हुई। देखो इस चीज़ को ध्यान से समझो, जब बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी ना 1957 में, उसके बाद जो है उस कमेटी के अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि जो स्टेट चाहती हैं पंचायती राज लाना चाहते हैं वो ला सकती हैं। तो राजस्थान ले आई 1959 में, बट सभी स्टेट्स ने नहीं लाया क्योंकि मैंडेटरी नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोविजन नहीं था। अमेंडमेंट करने से क्या हुआ कि वो चीज़ हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी, अब हर स्टेट और यूटी के लिए कंपलसरी हो गया कि उनको क्या करना पड़ेगा, उनको पंचायत लानी पड़ेगी, उनको म्यूनसिपैलिटीज लानी पड़ेंगी, ठीक है। तो म्यूनसिपैलिटी और पंचायत 1992 से पहले भी एग्जिस्ट करती, बट हर स्टेट यूटी में एग्जिस्ट नहीं करती थी। 1992 के बाद हर स्टेट यूटी को 1 साल का टाइम दिया गया था, 1 साल के बाद उनको पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज को स्टार्ट करना। आई होप अब आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। जैसे 19 इन्होंने लाई ना राजस्थान, उसके बाद साथ साथ आंध्र प्रदेश भी ले आया था, उसके बाद वेस्ट बंगाल भी ले आया। आंध्र प्रदेश ने 2 टियर लाए थे, इसने 3 टियर नहीं लाए थे। जैसे यहाँ पर मैंने 3 टियर आपको बताएं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इन्होंने 2 टियर लाए, 2 ही टियर लाए। इवन वेस्ट बंगाल ने 4 टियर लाए, ठीक है। हर एक बंदे की अपनी स्टेट की मर्जी थी, लाए ना लाए, लाए भी 2 टियर लाए, 3 टियर लाए, 4 टियर लाए। बट जब हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया उसके बाद मैंडेटरी हो गया कि आपके कितने टियर होने चाहिए, आपके 3 टियर ही होने चाहिए। ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है सर। हमें ये चीज़ अब समझ आ गई है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में एक नया पार्ट ऐड किया टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें बताना वो कौन सा। देखो 74th अमेंडमेंट कौन सा पार्ट ऐड हुआ था, पार्ट 9A। 73rd अमेंडमेंट पूछेगा तो पार्ट 9th, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये 74th अमेंडमेंट म्यूनसिपैलिटीज के साथ डील कर रहा है। म्यूनसिपैलिटीज के लिए पार्ट 9A और पंचायत के लिए पार्ट 9, ठीक है। कब आए थे, 1992 में। ये चीज़ आपने याद रखनी, ये वही क्वेश्चन आ गया। व्हेन वाज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास, कब हुआ था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास, कब हुआ था। फोर्स में नहीं बोल रहा है, फोर्स तो 24 अप्रैल 1993 में हुआ था। पास कब हुआ था, 1995, 92, 93 या नन ऑफ दिस। तो कब हुआ था, 1992 में। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। अंडर विच आर्टिकल द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑपरेट्स द इलेक्शन ऑफ अर्बन बॉडीज। अर्बन बॉडीज़ के इलेक्शंस की बात हो रही है, तो कौन से आर्टिकल के तहत जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो इलेक्शन करवाता है अर्बन लोकल बॉडीज़ के। तो अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जो हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन किसके थ्रू करवाता है, कौन से आर्टिकल के थ्रू करवाता है। आर्टिकल 243K, 243L, 243M और नन ऑफ दिस। तो किसके थ्रू इलेक्शन करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो आर्टिकल 243K के, ठीक है। 243K, ये याद रखना, 243 की इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके तहत जो है इलेक्शंस होते हैं। बेसिकली ये अर्बन लोकल बॉडीज़ की, हाँ अर्बन बॉडीज़, अर्बन लोकल बॉडीज़ आते हैं यहाँ, लोकल बॉडीज़ लिख लो, क्योंकि ये 243 से लेकर 243 ओ तो ये पंचायत के बीच में आते हैं ना, MNOP। तो L तो K तो वहीं पे आना चाहिए। बेसिकली ये पंचायत के इलेक्शंस की बात हो रही है। तो पंचायत के इलेक्शन जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन, अर्बन लोकल बॉडीज़ में दोनों आ जाते हैं, ठीक है। उनके इलेक्शन जो है वो किसके तहत होते हैं, किसके तहत होते हैं, 243K के। देखो इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल्स हैं, आपने याद रखने एग्जाम के लिए।
देखो उन लेक्चर्स को देखोगे तो मैंने वहाँ पर पढ़ाए हुए हैं, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। इलेक्शंस के इनके रिलेटेड पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछता भी है जेकेएसएस भी। तो देखो जैसे आर्टिकल 243 ना स्टार्टिंग वाला, वो डेफिनेशंस के साथ डील करता है। 243A जो है ना वो डील करता है ग्राम सभा के साथ। किसके साथ डील करता है? ग्राम सभा के साथ। 243A किसके साथ डील करता है? ग्राम सभा के साथ। इधर 243B डील करता है किस तरह से पंचायत बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत के साथ। 243C डील करता है कि पंचायत की कंपोजिशन क्या होगी, कंपोजिशन ऑफ पंचायत के साथ। 243D किसके साथ डील करता है? रिजर्वेशन ऑफ सीट। देखो रिजर्वेशन सीट रिजर्व है SC STs के लिए भी और वुमेन के लिए भी। ये चीज़ यहाँ पर याद रखना कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में 1/3 सीट किसके लिए रिजर्व है? वुमेन के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार 1/3 की जगह पता है कितना बोल देगा? 50%। 50% का मतलब 1/2 होता है। 1/2 सीटें रिजर्व नहीं है, 1/3 मतलब 33%, 33.5% जो है वो रिजर्व है किसके लिए? वुमेन के लिए। ये चीज़ आपने याद रखनी। तो सेक्शन जो 243D वो किसके साथ डील करता है? रिजर्वेशन ऑफ सीट के साथ। ठीक है, 243E डील करता है कि ड्यूरेशन ऑफ असेंबली, कितनी देर के लिए हमारी जो ये पंचायत है उनकी चलेगी। तो 5 साल के लिए पंचायत चलती है, ये आपने याद रखना। ठीक है, ई के बाद जो है F है वो डील करता है डिसक्वालिफिकेशन, हम मेंबर्स को कैसे डिसक्वालीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बता दिया फंक्शंस। पंचायत के केस में 29 फंक्शंस होते हैं। और म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करें तो म्यूनसिपैलिटीज़ के केस में कौन सी है? 243W। ये दोनों याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जी के बाद आई जो है 243I जो है वो किसके साथ डील करता है? फाइनेंस जो है, स्टेट फाइनेंस कमीशन एक बनाई जाएगी जो बताएगा कैसे पैसा एलोकेट होगा पंचायत के लिए। ठीक है, और 243K जो है वो इलेक्शन के साथ डील करती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ डील करती है। तो इसका ऑप्शन एक करेक्ट था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसे और भी हैं 243 से लेकर आपको पता है 243O तक, फिर 243P से लेकर ZG तक, तो इतनी है, बट आपने इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए देखनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट? अर्बन लोकल गवर्नमेंट के कौन कौन से फंक्शन है हमें बताएं। देखो 18 फंक्शन है अर्बन लोकल गवर्नमेंट के। ठीक है, 18 फंक्शन है, 29 फंक्शन है पंचायत के। तो ये पूछा है इनमें से कौन से फंक्शन जो है फॉलोइंग आर फंक्शन है अर्बन लोकल गवर्नमेंट के फंक्शन। अब आप इतने याद नहीं रख सकते हो, तो ऐसा क्वेश्चन में यही होता है कि एक बार एग्जाम से जाने से पहले देख लेना क्या क्या फंक्शन है। अगर वहां पर आया नहीं आया तो ये क्वेश्चन स्किप कर देंगे। इतने आप 29 + 18 कहाँ पर याद रखोगे। ठीक है, तो मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ इंस्टीट्यूशन ये फंक्शन है, मार्केट को मेंटेन करना ये भी फंक्शन है, वाटर सप्लाई भी फंक्शन है। बट पब्लिक वैक्सीनेशन जो है ये तो हेल्थ मिनिस्ट्री का काम है, इसका कोई भी म्यूनसिपैलिटी और पंचायत का लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर था 1 भी ठीक था, 2 भी ठीक था और 4 भी ठीक था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली ये पब्लिक वैक्सीनेशन जो है इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्बन लोकल गवर्नेंस के फंक्शन में। ये पिछली बार किसी एग्जाम में पूछा गया, इसलिए क्वेश्चन में इंक्लूड कर लिया। कई बार जेकेएसएसबी ना पीछे किसी पेपर का क्वेश्चन ही उठा के डाल देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में मूव करते हैं। इन इंडिया द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? इंडिया में जो पहली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो कौन सी जगह पे बनी थी हमें बताना है। कलकत्ता में, मद्रास में, बॉम्बे में या दिल्ली में? तो पहली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनी थी मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास में 1687। उसके बाद बॉम्बे और चेन्नई में बनी थी। ठीक है, तो पहली कहाँ बनी थी? मद्रास में। ठीक है, यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है, ध्यान से सुनो। लॉर्ड रिपन, इनका नाम जरूर याद रखना। लॉर्ड रिपन को बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया का फादर किसको बोला जाता है? लॉर्ड रिपन को। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने 1882 में एक रेजोल्यूशन लाया था। इस रेजोल्यूशन को बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लॉर्ड रिपन इज नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, और इन्होंने 1882 में एक रेजोल्यूशन लाया था जिसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, और पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में एक चीज़ मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, कितनी सीटें रिजर्व हैं वुमेन के लिए? 1/3। ये मैं साथ साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पंचायती राज? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट पंचायती राज के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है हमें बताना है। ठीक है, द पंचायत समिति एंड जिला परिषद शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स। पंचायत समिति एंड जिला परिषद के जो सारे मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होने चाहिए। मिनिमम एज शुड बी 18 ईयर टू कंटेक्स्ट इलेक्शन टू द एट द पंचायत लेवल। अगर आपने पंचायत में इलेक्शन लड़ने, वोट करने की बात नहीं बोल रहा है, अगर आपने इलेक्शन लड़ने तो आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। इलेक्शन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कंडक्टेड अंडर द गाइडेंस स्टेट इलेक्शन कमीशन 243 के अभी पढ़ा, उसके अंडर ही इलेक्शंस होते हैं पंचायत के। देखो इनमें से आपको बताना कौन सा ट्रू है। देखो इसमें से ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए भी ऑलमोस्ट करेक्ट है बट इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है, बट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो भी पंचायत राज के इलेक्शंस होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है। यहाँ पर ये गलती है कि मिनिमम एज जो होती है ना इलेक्शन पंचायत के, अगर आपने पार्टिसिपेट करना है वो 21 साल होती है। 18 साल तो वोट करने की उम्र होती है, बट अगर आपने पंचायत के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो 21 साल से हो, तो लोकसभा में कितनी होती है? 25 साल। लोकसभा में कितनी होती है? 25 साल।
पंचायत में कितनी होती है 21 साल, ये चीज़ याद रखें। लोकसभा के लिए 25 साल, पंचायत में 21 साल, और वोट करने की 18 साल होती है। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया। अब आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन इस ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है? ऑप्शन ए को मैं अभी आपको ध्यान से समझाता हूँ। देखो, पंचायत के चाहे आपके ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो, मतलब विलेज लेवल पे, चाहे पंचायत समिति के हों, ठीक है, ध्यान से सुनना, पंचायत समिति के हों, चाहे विलेज लेवल पे हों, और चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो, उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। डायरेक्टली इलेक्ट होने का मतलब है हम लोग ही उनको इलेक्ट करते हैं, पीपल उनको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। ठीक है, हम वोट करते हैं और वो सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये तो ठीक था, बट द कंडीशन इज दैट चेयरपर्सन भी तो बनते हैं ना इनके। एक विलेज लेवल में, मतलब ग्राम सभा लेवल में भी एक, आपको पता है विलेज लेवल में भी एक चेयरमैन होता है, इंटरमीडिएट में पंचायत समिति लेवल पे भी एक चेयरमैन होता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी एक जिला परिषद में भी चेयरमैन होता है। अब चेयरमैन के जो इलेक्शन है उनका थोड़ा गड़बड़ है। चेयरपर्सन के जो इलेक्शन होते हैं, अगर हम बात करें इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल में, मतलब इंटरमीडिएट का मतलब है पंचायत समिति और जिला परिषद के लेवल में जो चेयरपर्सन के इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट नहीं होते, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, कैसे इलेक्ट होते हैं? इनडायरेक्ट, मतलब जो हमने ऑलरेडी इलेक्ट करे हुए हैं ग्राम सभा और पंचायत समिति के मेंबर, वो इलेक्ट करते हैं किसको? पंचायत समिति एज वेल एज जो हमारा जिला परिषद है उनके चेयरमैन को। ठीक है, और अगर हम बात करें विलेज लेवल की, मतलब ग्राम सभा का चेयरमैन कैसे डिसाइड होगा? ग्राम सभा का चेयरमैन डिसाइड करने की अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट को दी है। डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट की अपनी चॉइस है कि वो किस तरह से ग्राम सभा के जो चेयरपर्सन है उसको डिसाइड कर सकते हैं। वो ये भी बोल सकते हैं कि डायरेक्टली लोग ही डिसाइड करें, वो ये भी बोल सकते हैं इनडायरेक्टली जो मेंबर ऑलरेडी हमने चुने हुए हैं वो डिसाइड करें। तो इसलिए बेसिकली एक क्वेश्चन जो ऑप्शन ए था वो गलत था। ठीक है, तो देखो पंचायत में तीनों लेवल पे जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली लोग ही इलेक्ट करते हैं, बट चेयरपर्सन को डायरेक्टली लोग इलेक्ट नहीं करते। चेयरपर्सन जो इंटर पंचायत समिति और जिला परिषद लेवल में इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, और विलेज लेवल में स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, वो जिस तरह से चाहे उनको इलेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द टर्म ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ग्राम पंचायत? अगर आप पंचायत में इलेक्ट होते हो तो कितने देर के इलेक्ट होते हो आप? ठीक है, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 4 साल। तो सिंपल है, इस क्वेश्चन का आप सबको पता है 5 साल, बट आपको इतना इजी नहीं पूछेगा। अब यहाँ पर इशू एक है, फॉर एग्जाम्पल आप तो इलेक्ट हो गए भाई 5 साल के लिए, ठीक है, अब बीच में क्या होता है, आपकी पंचायत डिसॉल्व हो जाती है, कुछ ऐसा रीजन हुआ, आपके मेंबर्स हट के, दिस दैट पंचायत जो है डिसॉल्व होगी 3 साल में। ठीक है, क्या होगी? 3 साल में डिसॉल्व। अब बचा दे कितना पीरियड? 2 साल का। अब होंगे जी वापस इलेक्शन, क्या होंगे? वापस इलेक्शन, विद इन 6 महीने वापस इलेक्शन इनको करवाने पड़ेंगे। अब वो जो इलेक्ट होके नया पर्सन जो है पंचायत का इलेक्ट होके जीतेगा, अब वो कितनी देर के लिए इलेक्ट रहेगा? वो सिर्फ 2 साल के लिए रहेगा, 2 साल से ज़्यादा नहीं रहेगा। 5 साल का टेन्योर खत्म होने के बाद नए इलेक्शन हो जाते हैं। तो अगर सपोज करो बीच में अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाती है, तो जो नया मेंबर सिलेक्ट होगा वो कितनी देर के लिए होता है? बचे हुए टाइम के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो 3 साल 5 साल किसी का पीरियड था, 3 साल के बाद सपोज करो ये पंचायत डिसॉल्व हो जाती है या इस पर्सन को कुछ हो जाता है, तो जो वापस इलेक्शन होंगे वो इलेक्शन सिर्फ कितनी देर के लिए होंगे? 2 साल के। मतलब वो पर्सन जो इलेक्शन जीतेगा वो सिर्फ 2 साल के लिए इलेक्ट होगा, उसके बाद वापस इलेक्शन आ जाएंगे। ठीक है, और अगर सपोज करो 5 साल जो है इलेक्शन का टाइम है, और जो ए पर्सन है इसका पंचायत जो है डिसॉल्व हो जाती है कितनी देर के बाद? मान लेते हैं कि अभी सिर्फ 3 ही महीने बचते हैं, 3 ही महीने बचते हैं 5 साल पूरे होने में, तो क्या वापस इलेक्शन होंगे? तो नहीं होंगे। अगर तो 6 महीने से ज़्यादा टाइम बच गया है, ठीक है, अगर 6 महीने से ज़्यादा टाइम बच जाता है तो वापस इलेक्शन होता है। अगर 6 महीने से कम टाइम बचा हुआ है 5 साल पूरे होने में, तो फिर इलेक्शन नहीं होते हैं। ये चीज़ याद रखना। अगर 6 महीने, देखो ना यार, अगर 3 महीने ही बचे हैं 5 साल पूरे होने में, तो क्यों इलेक्शन करवाने हैं भाई? ठीक है, 5 साल के बाद वापस तो इलेक्शन हो ही रहे। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर 6 महीने से कम टाइम बचा हुआ है 5 साल पूरे होने में, तो इलेक्शन वापस नहीं होते, और अगर 6 महीने से ज़्यादा टाइम बचा हुआ है 5 साल पूरे होने में, तो वापस इलेक्शन होते हैं। और जब वापस बंदा इलेक्ट होता है वो सिर्फ रेस्ट टाइम के लिए इलेक्ट होता है, चाहे वो 1 साल हो 2 साल हो, वो पूरे 5 साल नहीं करेगा, वो सिर्फ वो 2 साल पूरे करेगा, उसके बाद नया पर्सन इलेक्ट होगा फॉर 5 साल, मतलब वापस इलेक्शन होंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये तो इतना डीप क्वेश्चन तभी कंफ्यूज करने के लिए कई बार कंसेप्चुअल पूछ लेता है, अदरवाइज इतने डीप क्वेश्चन आते नहीं। ऑन विच डेट नेशनल पंचायती राज डे इज ऑब्जर्व्ड? यार ये तो बता दिया, 24 अप्रैल 1973 में आया था, 1983 में, इसलिए 24 अप्रैल को हम नेशनल पंचायती राज दिवस बनाते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन मुझे बताना थीम क्या थी 2023 की, पूछ सकते हैं ना। अभी तो अप्रैल आया नहीं इस साल का, बट 2023 का तो अप्रैल आया था ना। 24 अप्रैल 2023 में जब नेशनल पंचायती राज दिवस बनाया गया था, तो उसकी थीम जो थी क्या थी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। इन विच 5 ईयर प्लान पंचायती राज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? तो कौन से 5 ईयर प्लान में पंचायती राज सिस्टम पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था? ये नहीं बोल रहा कि अमेंडमेंट कब हुई थी, ये बोल रहा है कि पहली बार पंचायती राज सिस्टम कब आया था इंडिया में,
कौन से 5 ईयर प्लान में आया था? तो पहले खुद दिमाग लगाओ कि पहली बार कब आया था। हमने क्या देखा था 1959 के अराउंड कहाँ पर आया था? राजस्थान में। 1959 के टाइम पे कौन सा हमारा प्लान चल रहा था 5 ईयर? पहला हमारा 5 ईयर प्लान आया था 1951 से 56 तक, दूसरा आया था 56 से लेकर 61 तक। तो कौन सा चला था? सेकंड 5 ईयर प्लान। कुछ क्वेश्चन जो है जो डायरेक्टली नहीं भी आते हो, अगर आप थोड़ा भी अपना दिमाग यूज़ करोगे ना, जो आपने इकोनॉमिक्स वगैरह जो बाकी सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं ना, वो लगाओगे तो क्वेश्चन निकल जाते हैं। ऐसे ही कोई क्वेश्चन दे के छोड़ना नहीं होता है, पहले अपनी पूरी नॉलेज यूज़ करनी होती है जो जो आपने पढ़ा है, उसके बाद उस क्वेश्चन को अगर आप नहीं आते तो फिर उसको छोड़ना होता है। ठीक है, 13 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ 3 टीयर पंचायत इज इन्विसेज्ड फॉर स्टेट हैविंग पॉपुलेशन अबव। हाँ, ये कंपलसरी चीज़ है। 3 टायर पंचायत जो है वो उन्हीं पंचायत में होगी जिनकी पॉपुलेशन किससे ज़्यादा होगी। ठीक है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख। ठीक है, देखो बोला गया कि अगर आपकी जगह की पॉपुलेशन, अगर आपकी जो एरिया है उसकी स्टेट, जिस स्टेट की अगर बात हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ एक स्टेट की बात करते हैं, पंजाब की स्टेट करते हैं। ठीक है, पंजाब की स्टेट, अगर पंजाब की पॉपुलेशन जो है 20 लाख से ऊपर है, ठीक है, 20 लाख से ऊपर है, तो इनके लिए मैंडेटरी है कि इनको 3 टीयर स्ट्रक्चर रखना है। ठीक है, बट अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन जो है 20 लाख से कम है, ठीक है, 20 लाख से कम है, इनको जरूरी नहीं है कि 3 टीयर रखें। ये चाहे तो ये सिर्फ 2 टीयर भी रख सकते हैं, मतलब एक ग्राम पंचायत रख सकते हैं और जिला परिषद, मतलब इंटरमीडिएट स्टेट को खत्म कर दे सकते हैं। ये पंचायत समिति ना रखें तो भी चलेगा। अगर 20 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है तो तीनों टीयर रखने जरूरी है। अगर 20 लाख से कम पॉपुलेशन है तो 3 टीयर रखने की जरूरत नहीं है। आप ग्राम सभा रखो नीचे, ऊपर जिला परिषद रखो, पंचायत समिति को खत्म कर सकते हो। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 टीयर्स ऑफ पंचायती राज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी? तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टीयर बताए थे, मैंने आपको बोला। तो वो कौन से 3 टीयर जो हैं बताए थे, हमें बताना है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पंचायत। ठीक है, तो कौन से बताए हुए बेसिकली बलवंत राय मेहता कमेटी में? ग्राम पंचायत तो बताया हुआ है, बिल्कुल ये तो करेक्ट है। ठीक है, पंचायत समिति ये भी बताया हुआ है, जिला परिषद ये भी बताया, नगर पंचायत के बारे में कोई नहीं बताया। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, ओनली 1, 2 एंड 3, ये 3 जो है बेसिकली बताए गए हैं। किसके द्वारा बताए गए हैं? ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने। ये अभी हमने ऑलरेडी भी डिस्कस करा हुआ है। द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच ईयर बलवंत राय मेहता कमेटी वाज अपॉइंटेड, एग्जामाइन द वर्किंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब आई थी बलवंत राय मेहता कमेटी? इंपॉर्टेंट है, पहली कमेटी थी तो 1957 में आई थी। इसी के अकॉर्डिंग ही 1959 में नागौर में 2 अक्टूबर को पहले पंचायती राज इस्टेब्लिश हुआ था राजस्थान स्टेट में, इसी के अकॉर्डिंग हुआ था। ठीक है, देखो आपको ना कमेटीज भी याद रखनी है। इसके बाद बलवंत राय मेहता के बाद अशोक मेहता कमेटी आई थी, एक अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, वो कब आई थी? 1977 में। इसने बोला था 2 टीयर होने चाहिए। भाई 3 टीयर तो हमें चाहिए ही नहीं, 2 टीयर रखो। एक रखो जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल में, क्या रखो? जिला परिषद, वो कहाँ पर होगी? डिस्ट्रिक्ट लेवल में। और इन्होंने बोला था एक रखो आप मंडल पंचायत। क्या बोला था? मंडल पंचायत। एग्जाम में पूछ लेगा किसने बोला था 2 टीयर होना चाहिए, तो ऑप्शन में दे देगा आपको जीवी के राव कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। तो किस पे क्लिक करना है आपने? अशोक मेहता कमेटी पे। ठीक है, मंडल पंचायत और जिला परिषद ने बोलता है ये 2 टीयर रखो, पंचायत समिति और नगर ग्राम इनको छोड़ो। ठीक है, तो ये किसने बोला था? अशोक मेहता कमेटी। कब आई थी? 1977। उसके बाद जीवी के राव कमेटी आई थी। ये कमेटीज के नाम याद कर लो। ठीक है, जीवी के राव कमेटी आई थी, कब आई थी? 1985। फिर 86 के टाइम पे LM सिंघवी कमेटी। ये कई बार एग्जाम में पूछता है कि कौन सी कमेटी जो है राजीव गांधी ने लॉन्च करी थी कि वो स्टडी करे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आना चाहिए। तो राजीव गांधी के टाइम पे कौन सी आई थी? ये याद रखना, LM सिंघवी कमेटी राजीव गांधी के साथ एसोसिएटेड है। फिर एक PK थंगाऊ कमेटी आई थी। ठीक है, PK थंगाऊ कमेटी आई थी। और उसके बाद एक गडगिल कमेटी आई थी। कौन सी कमेटी आई थी? गडगिल कमेटी आई थी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज थी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ एसोसिएटेड है, मेनली पंचायत के साथ। देखो मैंने अपनी तरफ से तो बहुत चीज़ें आपको इस लेक्चर में बताने की कोशिश करी, बट ये लेक्चर कंप्लीट नहीं है। मैं आपको सीधी बात बताऊं, आपके सिलेबस में डायरेक्टली 73rd और 74th अमेंडमेंट मेंशन है। और मैं आपको ये चीज़ भी बता के चलूँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में आराम से नंबर खींचे जा सकते हैं। बट उसके लिए शर्त यह है कि आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। और उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में लास्ट में जाना, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में 2-3 लेक्चर पढ़े हुए हैं, उनको देख लेना, फिर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं बचेगी। ठीक है, और जो फाइनेंस SI के बच्चे हैं, ये मॉक टेस्ट शेड्यूल था जो बच्चों ने दिया। 20 को भी टेस्ट दिया, 23rd, 26, 29 को टेस्ट दिया। ठीक है, और एक 3 मार्च को टेस्ट है। ये दोनों टेस्ट OMR बेस्ड हो रहे हैं। OMR शीट डाउनलोड करके आपने क्या करना है? टेस्ट देना। देखो ये सभी अनलिमिटेड है, अगर अभी भी आप इनरोल करना चाहो तो कर सकते हो।
तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके awakeningclasses.in वहाँ पर जाके आप इनरोल कर सकते हो इन टेस्ट में और इनका बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। इन PDF विद आंसर्स वहाँ पर हम शेयर करते हैं, प्लस कोई भी इन्फॉर्मेशन हो हम आपके साथ वहीं पर शेयर करते हैं, ठीक है। दिस इज फॉर टुडे। और अगर आपको कोई और टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए, आप चाहते हो कि उसके रिलेटेड कंटेंट आना चाहिए, आपको कहीं से नहीं मिल रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, हम उस पर रिलेटेड लाने की कोशिश करेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।